आतंकवादी अगर किसी को आतंकवादी बताते हैं तो वो शरीफ आदमी होता है, वो मतलब आतंकवादी नहीं होता है। जो अपना ज़मीर बेच के देश में आरएसएस और बीजेपी की गुलामी एक तरह से कर रहे हैं, देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो किसी के हित की बात क्या कर सकते हैं, किसी सच्चाई की बात कर ही नहीं सकते वो लोग। तो मोदी जी अपनी जाती वजह से तो देश का नुकसान करने से कभी नहीं चूके, आज से पहले भी नहीं चूके। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपनी इमेज बढ़ाते हैं और देश की इमेज कम करते हैं, जो कि एक न्यूट्रल इमेज है। मोदी जी जो ड्रामा करते थे ना कि इनसे हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो वो भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी है और इसराइल की टेक्नोलॉजी जो भी हम लेंगे उससे हमें नुकसान होगा, जैसा मुट्ठी भर हमास के फौजियों ने साबित करके दिखा दिया है। तो ये दोनों चीज़ें मोदी जी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। देश की कंसिस्टेंट पॉलिसी फिलिस्तीन के साथ आज से नहीं है, आज़ादी के तुरंत बाद से। मोदी जी अडानी जी को और अपना पर्सनल फ़ायदा करने के लिए देश का नुकसान करने से भी हिचकते नहीं हैं। ये उनकी पास्ट प्रैक्टिस रही है, ये उनका रोज़मर्रा का एक तरीके से चाल चरित्र और चेहरा रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल पर बवाल मचा हुआ है। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया गाजा में जितने लोग हैं वे लोग गाजा को खाली कर दे, यानी फिलिस्तीनी चले जाएं। इजरायली सेना की एंट्री गाजा में हो गई है। मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट महमूद प्राचा जी। सर, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, ये वॉर क्राइम का सीधा सीधा मामला है। दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है, जंग हो रही है, जिसमें दोनों देशों की तरफ से वॉर क्राइम्स के एलिगेशंस लग रहे हैं। सबूतों के आधार पे वॉर क्राइम्स का ट्रायल होना चाहिए। इसमें जो प्राइमा फेसाई नज़र आ रहा है कि 90 से ज़्यादा % इन दोनों के बीच में जितने भी वॉर क्राइम्स हुए हैं इजराइल यानी कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस ने किए हैं और 10% से कम हमास के लोगों ने किए। तो लेकिन हम बात करते हैं टीवी मीडिया, क्योंकि मैं तो वहाँ नहीं गया, मैंने देखा नहीं, वहाँ पर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन हमास को लगातार आतंकवादी संगठन बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के ऊपर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। इजराइल को इनोसेंट बताने की कोशिश टीवी मीडिया के तमाम पत्रकारों द्वारा की जा रही है जो इजराइल गए हुए हैं। उन क्रिमिनल्स की बात कर रहे हैं जो कि खुद आतंकवादी हैं। आतंकवादी अगर किसी को आतंकवादी बताते हैं तो वो शरीफ आदमी होता है, वो मतलब आतंकवादी नहीं होता है। ये टीवी मीडिया जिसको मैं क्रिमिनल मीडिया बोलता हूँ, वो तो सब आतंकवादी हैं खुद ही, जो अपना ज़मीर बेच के देश में आरएसएस और बीजेपी की गुलामी एक तरह से कर रहे हैं, देश के हित के खिलाफ काम कर रहे हैं। वो किसी के हित की बात क्या कर सकते हैं, किसी सच्चाई की बात कर ही नहीं सकते वो लोग। तो उसी तरीके से ज़ायनिस्ट मीडिया भी है। एक तो ये आरएसएस कंट्रोल मीडिया है, दूसरी ज़ायनिस्ट कंट्रोल मीडिया है। वो कितनी भी रेपुटेबल हो, लेकिन एक ख़ास टाइम पे वो अपना ट्रू कलर्स दिखाते हैं, और वो एक ख़ास टाइम अब है जबकि बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो भी वॉर कह रहे हैं। वॉर किन के बीच में होती है? वॉर डिक्लेयर की है ना उन्होंने, तो वॉर तो दो देशों के बीच में होती है ना। तो वो इजराइल की गवर्नमेंट हमास को गवर्नमेंट के तौर पे, देश के तौर पे रिकग्नाइज करती है, सेल्फ गवर्न एरिया है वो। तो ये लोग तो अपने अपने जो इनको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं ज़ायनिस्ट फोर्सेस से या आरएसएस फोर्सेस से, वो वही करते हैं। इनका अपना कोई ज़मीर, अपना कोई सोचने का विषय नहीं होता। आप लोग जर्नलिस्ट हो, आप लोग क्या कर रहे हो, सोशल मीडिया क्या कर रहा है, वही पैमाना है असलियत का, सच्चाई का। मैंने अभी आज एक प्रोग्राम भी देखा था जिसमें कोई यहाँ का जर्नलिस्ट गया हुआ है, वो लेट के वहाँ पे एक ड्रामा जो यहाँ रचते हैं ये वैसा ड्रामा कर रहा था वो वहाँ पे रिपोर्टिंग के टाइम। तो सब लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया कि ये तुम क्या ड्रामा कर रहे हो, चिल्ला चिल्ला के ज़मीन पे लेट के, हम तो सब खड़े हैं आराम से बैठ के बात कर रहे हैं और तुम हमारे काम में भी दखल अंदाजी कर रहे हो। तो ये इन क्रिमिनल्स की बात ना करें, आप लोग अपनी ईमानदार मीडिया की बात करें तो ज़्यादा अच्छा। आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आपने कहा कि चाइनीज़ सामानों का बहिष्कार किया जाए, यूज़ ना किया जाए। आपने पेटीएम का नाम लिया और तमाम कंपनियों का नाम लिया। चाइनीज़ भी प्रोडक्ट्स का मैंने कहा है, और जो लोग फ़िलिस्तीन की मदद करना चाहते हैं वो कोल्ड ड्रिंक्स, जो कि ज़ायनिस्ट फोर्सेस का कंट्रोल है उस पर, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक ही अगर हम छोड़ देंगे ये सोच के कि गाज़ा के लोगों के पास अभी पीने को पानी भी नहीं है, तो क्या हम कोल्ड ड्रिंक नहीं छोड़ सकते? सिर्फ कोल्ड ड्रिंक हमें वैसे भी नुकसान करती है। मतलब किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए आप, कोल्ड ड्रिंक पीने का मतलब तरह तरह की बीमारियों को इन्वाइट करना, और इससे एक लत भी लग जाती है। तो इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड प्रोडक्ट्स ही छोड़ दें, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक जो एरिएटेड ड्रिंक्स हैं, चाहे वो आज एनर्जी ड्रिंक्स हैं या कोक, पेप्सी और इस तरह के दूसरे ड्रिंक्स हैं, सिर्फ यही छोड़ने से, नेस्ले, कोक, पेप्सी, ये प्रोडक्ट्स ही अगर हम छोड़ दें तो हम फ़िलिस्तीन के मजलूमों की, फ़िलिस्तीन की मदद कर पाएंगे, जो यहाँ पे इतने सारे लोग मदद करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट किया जाए।
ताल्लुकात क्या है? तमाम लोग जो नहीं समझ पाए हैं वे लोग जानना चाहें ताल्लुकात क्या। अगर हम यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पीना, पेप्सी पीना, माजा पीना या जो तमाम प्रोडक्ट्स हैं खाना पीना छोड़ देते हैं, तो कैसे फिलिस्तीन के जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं जिनको मारा जा रहा, जो परेशान बेघर हो चुके हैं, उनको कैसे मदद मिलेगी? खाना पीना छोड़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। खाना पीना तो अच्छा खाना पीना का है ना, जूस पिएं, दूध पिएं। मैं तो ये चीज़ें जो नुकसान करती हैं ये फिलिस्तीन से क्या ताल्लुकात है? मैं वही बता रहा हूँ, एग्जांपल देके समझाना चाहता हूँ। चाइनीज़ कंपनीज़ की बात कर लें, Xiaomi की, पेटीएम की, आपो की, मतलब सैकड़ों कंपनियाँ हैं। अडानी जी और इन जैसे दूसरे मनुवादी मानसिकता के गुजराती बिजनेसमैन से मिलके यहाँ से देश से पैसा चुरा के ले जा रहे हैं। वो एक तरह से ये लेजिटिमेट या ईमानदारी भरा बिजनेस करके नहीं ले जा रहे हैं, ये पैसे चुरा के ले जा रहे हैं और उसको इस्तेमाल कर रही है चाइनीज़ सेना हमारे देश की 2000 किलोमीटर जगह खाने के लिए। उसी प्रकार से ये जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये फाइनेंस जो जनरेट होता है ज़ायनिस्ट फोर्सेस के हाथ में, और यही ज़ायनिस्ट फोर्सेस जो हैं फिर इजराइल की फ़ौज को और दूसरे जो वो जुल्म करते हैं, बॉम्ब्स गिराते हैं या दूसरे काम करते हैं, ये पैसा हमारे एक तो हमारी सेहत का नुकसान करते हैं, दूसरा वो कमाई जाके इजराइल के गैरकानूनी वॉर क्राइम्स करने में मदद देते हैं। तो अगर हम ये करना छोड़ देंगे तो उनकी फाइनेंशियल जो मदद है ये कंपनियां नहीं कर पाएंगी, और वैसे भी ये कंपनीज अगर उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बंद कर देंगी या उनको लगेगा हमारा बिजनेस का नुकसान होगा, तो वैसे ही इजराइल कोई भी गैरकानूनी काम करने से पहले 100 बार सोचेगा। इस पूरे वार में अब तक करीब 5000 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इजराइल की तरफ से भी मारे गए हैं, हमास की तरफ से मारे गए हैं, फिलिस्तीन के लोग भी मारे जा रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? कुछ आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि मोदी जी तो खड़े हैं इजराइल के साथ में, फिर एक बयान आता है सरकार का, वो बताते हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मोदी जी अपनी ज़ाती वजह से तो देश का नुकसान करने से कभी नहीं चूके, आज से पहले भी नहीं चूके। वो इतने लाखों करोड़ रुपए खर्च करके अपनी इमेज बढ़ाते हैं और देश की इमेज कम करते हैं, जो कि एक न्यूट्रल इमेज है। भारत देश एक नॉन अलाइंड देश का लीडर है। भारत देश इतना बड़ा लीडर है कि वो किसी भी दो पक्षों में अगर लड़ाई हो रही हो तो उसको सुलझाने में मदद कर सकता है शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन मोदी जी तो पहले दिन ही एक ऐसे प्रधानमंत्री जिसने उनकी मदद की है अडानी जी को बचाने में, शायद ये इल्ज़ाम लगते हैं उनके ऊपर, उनके साथ खड़े हो गए और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अपने खुद के देश में करप्शन के इतने चार्ज हैं कि वो जुडिशरी की पावर्स भी छीनना चाहते हैं, क्योंकि कहीं वहाँ की जो जुडिशरी है उनको सज़ा ना कर दे। उसी प्रकार की गतिविधियों में मोदी जी लिप्त हैं। और ये इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं कि ईवीएम में जो गड़बड़ करती है वो इजरायली कंपनियां करती हैं, इजराइल करती है मदद उनकी, पेगासस में इजराइल मदद करती है उनकी। तो ये सब जो गैरकानूनी धंधे हैं, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, उसमें तो इजराइल ही एक्सपर्ट है ना। किसी भी देश में करप्शन फैलाने में इजराइल एक्सपर्ट है। और अब तो ये दुनिया के सामने आ गया कि उनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल बेकार है, सारी टेक्नोलॉजी उनकी फेल है और उनके सैनिक भी बहादुर नहीं होते। तो ये मोदी जी जो ड्रामा करते थे ना कि इनसे हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, तो वो भारत की टेक्नोलॉजी अच्छी है और इजराइल की टेक्नोलॉजी जो भी हम लेंगे उससे हमें नुकसान होगा, जैसा मुट्ठी भर हमास के फौजियों ने साबित करके दिखा दिया है। और उनकी सेना से हमें ट्रेनिंग भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे देश के बहादुर और इफेक्टिव सिपाही हैं, उनसे जाके ट्रेनिंग लेंगे तो वो भी वैसे ही कमज़ोर और बुज़दिल बन जाएंगे जैसे इजराइल की सेना मुट्ठी भर फौजियों के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। तो ये दोनों चीज़ें मोदी जी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, देश का नुकसान कर रहे हैं। देश की कंसिस्टेंट पॉलिसी फिलिस्तीन के साथ आज से नहीं है, आज़ादी के तुरंत बाद से है। मोदी जी अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए, अपने मित्र की वजह से या बेंजामिन नेतन्याहू से जो वो करप्शन सीखते हैं या जो गलत काम सीखते हैं, उसको करने के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन देश के खिलाफ है। मुझे खुशी हुई कि फॉरेन मिनिस्ट्री ने दे हैव पुट देयर फुट डाउन, मतलब उन्होंने कहा कि ये अगर आप प्रधानमंत्री हैं जब भी नहीं देश की पॉलिसी के खिलाफ नहीं जा सकते। तो ये एक अच्छा काम किया है फॉरेन मिनिस्ट्री में, मैं इसकी तारीफ़ करना चाहता हूँ। हमने देखा कि बीजेपी के कई मंत्रियों ने कहा, केंद्रीय मंत्री तक ने कहा कि मोदी जी ने फ़ोन किया था, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया था, और जो रसिया रूस है वो लगातार फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर मोदी जी चाहें तो ये भी जो वार है, कॉन्फ्लिक्ट है, रुक सकता है। मुझे बड़े दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मोदी जी की नासमझी से कहिए या उनके जो उनका पर्सनल इंटरेस्ट उनके राष्ट्र से ऊपर चला जाता है बार बार, उसकी वजह से आज चाइना ने ये काम किया है। हम चाइना से बहुत बड़ी कंट्री हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, सारी दुनिया का भरोसा, दुनिया के देशों का भरोसा भारत के ऊपर ज़्यादा है चाइना से। मोदी जी की वजह से आज ये हालात आ गए कि चाइना वो जो
जो हमें रोल निभाना था। चाइना ने ये ऑफर की है कि हम दोनों देशों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ कराना चाहते हैं। मुझे देख के इतना दुख हो रहा है, मैं बता नहीं सकता मोदी जी ने क्या कर दिया। ये हमारे देश का रोल था। हम बड़ा देश है, चाइना से बड़ा देश, चाइना से ज़्यादा ईमानदार देश, चाइना से ज़्यादा दुनिया भर हम पे भरोसा करती है। लेकिन मोदी जी को तो फ़ोन करना आता है। फ़ोन वो कोई रशिया वशिया फ़ोन करना तो वो एक झूठा ड्रामा करते हैं, जो प्रेस में अपने क्रिमिनल प्रेस मीडिया से वो अपनी तारीफ़ करवाते हैं झूठी। असल में वो फ़ोन करते हैं, जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगते हैं, श्रीलंका में फ़ोन करते हैं अडानी जी को काम दिलवाने के लिए, पोर्चुगल में फ़ोन करते हैं अडानी जी को पोर्ट दिलवाने के लिए, बेंजामिन नेतन्याहू को फ़ोन करते हैं अडानी जी को पोर्ट दिलवाने के लिए। और पोर्ट का जो उन्होंने फ़ायदा उठाना था दे के, वो उन्होंने उठा लिया कि भारत देश का जो स्टेचर था वो कम कर दिया, मोदी जी की वजह से कम हुआ। लेकिन लोग जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि नेतन्याहू से प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं अडानी को फ़ायदा दिलाने के लिए, लेकिन सवाल ये है क्या मोदी जी की बात को अडानी से जोड़ करके, जिस तरीके से आपने कहा फ़ायदा दिलाने के लिए, तो क्या मोदी की बात को नेतन्याहू या तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष वे लोग मान लेते हैं? बिल्कुल, देखिए फ़ायदा हो एकदम मान लेंगे, क्योंकि वो भारत देश का नुकसान करके अडानी को फ़ायदा पहुंचवाते हैं ना, कि हम आपके साथ, कंट्री के साथ तो आप हमें ये फ़ायदा पहुंचा दीजिए, लेकिन अडानी जी को दे दीजिए ये काम, मैं अपनी कंट्री का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा आपके साथ। तो कौन सा कंट्री होगी जो इस बात के लिए तैयार नहीं होगी? मोदी जी देश का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना इंटरेस्ट बढ़ाते हैं ना। जैसे देश की जय जयकार नहीं कराते हैं वो, मोदी 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 होता है ना, सब जगह जाते हैं जब वो बाहर, कहीं भारत होता है तो वो, और मोदी जी को मोदी कराने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उनको अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत का प्रधानमंत्री कोई भी होगा, अगर नासमझ भी होगा तब भी वो इतनी बड़ी पोस्ट पे होता है, इतने बड़े देश का प्राइम मिनिस्टर है। और मोदी जी तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो अमेरिका उनको वीज़ा नहीं देता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद वो क्या मोदी जी में कोई खासियत है? कुछ नहीं है खासियत उनमें, बल्कि वो तो उस चेयर की गरिमा को छोटा करते हैं जिस पे वो बैठे हैं। वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी होगा तो उसकी इज्जत होगी। मोदी जी तो जाके भारत का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं हर जगह अडानी जी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। तो अच्छा कोई भी देश होगा तो उनको ऐसा आदमी मिल जाता है जो इतनी अच्छा ऑफर दे रहा है कि भाई देश के साथ आज कुछ भी कर लो, हमारे अडानी जी को ये कर दो बस, तो मैं आपके साथ अपनी देश की पॉलिसी ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, अपने देश का फ़ायदा कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा। जो हमारे बीच में डील होगी, मैं महंगे राफेल ले लूँगा, महंगे जहाज़ ले लूँगा, पता नहीं क्या क्या महंगा ले लूँगा, लेकिन अडानी जी को फ़ायदा कर दो। तो कोई भी देश होगा वो कहेगा भाई ठीक है, हमें जब इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है तो एक बिजनेसमैन को फ़ायदा करा देते हैं, इसलिए मोदी जी की बात सुनते हैं, वरना कोई नहीं सुनने वाला है। सर अभी आप 2-4 दिन पहले आप लोगों ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उसमें जो है कि एक मेहमान और थे, आप लोगों ने नरेंद्र मोदी को गद्दार तक कहा, और टीवी मीडिया, तमाम मीडिया आउटलेट्स मैंने खबर पढ़ी, विवादित बयान, आप लोगों ने मोदी गद्दार कहा, आप लोगों ने मोदी को आतंकवादी कहा। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं कहा था, मौलाना तौकीर रज़ा ने कहा था, और वो भावनाओं में इतने आ गए ना, क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आते हैं। अगर देश के ऊपर कोई भी आँच आती है ना बड़ी, तो उनका एकदम वो ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो वो इमोशंस में आके कुछ ऐसी बातें कह गए जो मोटा मोटी तो ठीक हैं, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया वो नहीं ठीक था उनका, क्योंकि काम तो मोदी जी ऐसे ही कर रहे हैं सारे। मैं अभी आपने देखा ना, सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो यही है ना कि देश का इंटरेस्ट कहाँ है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री ने किया। घुमा करके आप लोग वहीं पर लाते हैं बात को, घुमा करके। मैं काम बता रहा हूँ ना आपको, मैं हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फॉरेन मिनिस्ट्री कुछ और कह रही है, अभी आपने खुद ही मुझे बताया ना। और मोदी जी ने क्या कह दिया पहले दिन, तो भारत के खिलाफ उन्होंने स्टेटमेंट दी ना। भारत की पॉलिसी कुछ और है, इंडियन गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ और है, वो उसकी उल्टी पॉलिसी बता रहे हैं। तो ये क्या होता है? भारत, आज मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, चाइना आज विश्व गुरु बनने की चेष्टा कर रहा है, जबकि भारत के लिए ज़्यादा प्यार है, भारत की जनता के लिए दुनिया भर का ज़्यादा प्यार है। तो ये मोदी जी जो ये अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए या बुरा कर रहे हैं, तो जो प्रधानमंत्री देश के खिलाफ काम करें तो बहुत लोगों के इमोशंस जाग जाते हैं ना कि ये क्या कर रहे हैं। पहले ही 2000 किलोमीटर चाइना को दे दिए, तो ये, और सेना हमारी बेकरार है। कैसा दिल हमारा रोता होगा कि सेना बेकरार है, पीओके भी छीनने के लिए और चाइना से ज़मीन भी छीनने के लिए मोदी जी रोक रहे हैं उन्हें, मोदी जी उन्हें इजाज़त नहीं देते हैं। तो कैसा लगता होगा लोगों को जो देशभक्त हैं, जिनके लिए देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए जिनके बुजुर्ग भी तैयार रहे हैं और जो वो आज खुद भी तैयार हैं, तो उनके दिल पे भी
कैसी गुजरती होगी, तो आपको उनकी भावनाओं पे जाना चाहिए, शब्दों पे नहीं जाना चाहिए। मोदी जी अडानी जी को और अपना पर्सनल फ़ायदा करने के लिए देश का नुकसान करने से भी हिचकते नहीं हैं। ये उनकी पास्ट प्रैक्टिस रही है, ये उनका रोज़मर्रा का एक तरीके से चाल चरित्र और चेहरा रहा है। तो कुछ भी कहा जाए, उनको देश हित का प्रधानमंत्री नहीं कहा जा सकता। नरेंद्र मोदी देश के लिए काम नहीं कर रहे, साफ तौर पे वकील महमूद प्राचा कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी का जब बयान आया था, जब ट्वीट आया था, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग प्रधानमंत्री कार्यालय में होंगे। और ऐसा नहीं है कि गलती से ट्वीट कर दिया गया, पूरा विचार किया गया होगा, हो सकता कोई मीटिंग भी की गई हो, इसके बाद ट्वीट किया गया। लेकिन कुछ दिन के बाद सरकार के बयान बदल जाते हैं, विदेश मंत्रालय कुछ और बयान जारी करता है और कहता है हम फिलिस्तीन के साथ में खड़े हैं। तो बड़ा सवाल ये कि सरकार के पीछे कौन से लोग बैठे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन सके। क्योंकि अपने आप में बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र मोदी से ना जाने क्या क्या बुलवाया जाता है, उनके ऑफिशियल हैंडल से ना जाने क्या क्या ट्वीट किया जाता है। नरेंद्र मोदी जब कहीं पर जाते हैं जुबान फिसल जाती है या ज़बरदस्ती जुबान फिसलवाया जाता है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं। वे कौन से लोग हैं, उनकी पहचान करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। जी सर, मेरा ये शक जाता है कि मोसाद जो है ना, वो इसी काम में एक्सपर्ट है, लोगों की गवर्नमेंट्स में अपने एजेंट्स घुसाने के लिए में एक्सपर्ट है, इसी काम को छल कपटी करने में एक्सपर्ट है। बाकी उनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई उनके पास इंटेलिजेंट गैदरिंग एजेंसी नहीं है, कुछ भी नहीं है वो, लेकिन इस काम में एक्सपर्ट है। ये कानाफूसी करके, करप्शन फैला के, जैसे ये आपने बताया ना कौन कराता है, तो मेरा शक सीधा सीधा मोसाद पे जाता है इसमें कि वो इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं और वो कुछ ना कुछ सुना करते थे। 2014 के पहले जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो जुबान नहीं फिसलती थी। 2014 से लेकर 2019 तक उन्होंने सरकार चलाई, उतनी जुबान नहीं फिसली। लेकिन 19 के बाद ये 2023 चल रहा है, ये जो 4 साल 4.5 साल हो रहे हैं दूसरे टर्म का उनका, तो उसमें कुछ ज़्यादा ही जुबान फिसल रही है। ये हमारी IB, हमारी NIA और हमारी रॉ की जिम्मेदारी है कि ये चेक किया जाए कि कहीं मोसाद ने अपने एजेंट्स तो नहीं घुसा दिए हैं। वो बहुत इसी काम में एक्सपर्ट हैं, दुनिया में उन्हें और कोई काम नहीं आता है, इसी जासूसी में एक्सपर्ट हैं। लेकिन वो इंटेलिजेंस गैदरिंग एजेंसी भी नहीं है। हाँ, छल कपट वाली एजेंसी हैं बची है वो। ये इस रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट ने साबित कर दिया, दे हैव फेल्ड ऑन एवरी फ्रंट। बस ये करप्शन और फ्रॉड करने में ही वो एक्सपर्ट बचे। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो सिर्फ हम और आप नहीं सुनते, बल्कि पूरी दुनिया सुनती है मोदी जी क्या बोल रहे हैं। ऐसा ना हो कि रात में 8 बज जाए फिर से नोटबंदी का ऐलान कर दें। फिलहाल पूरी बातचीत पर आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।